हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक का है। और आज हम करेंगे वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर को फिनिश। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हमने इससे पहले करा है, नहीं आपने देखा है तो उसका वन शॉट वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर। साथ ही साथ उसका पीडीएफ प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिया। तो वहां से नोट्स देख लीजिए और एक बार सुन लीजिए वीडियो को, और नोट्स के साथ साथ टैली कर लीजिए। जो चीज आपको एक्स्ट्रा लगे वो आप उसमें नोट कर लीजिए। तो इससे आपका एक चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने एग्जाम्पलर्स भी करे हैं, जितने आपके एग्जाम्पलर्स बुक में है, टेक्स्ट बुक में है, चाहे पीछे चाहे आपके एग्जाम्पल्स वाले सारे क्वेश्चंस को हमने साथ में किया है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, फ्लैश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ आज हम करने जा रहे हैं ये वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर छोटा सा है, बहुत ईजी चैप्टर है, और इसके एग्जाम्पलर्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी निपट जाएगा। तो आज हम थ्योरी भी करेंगे और एग्जाम्पलर भी करेंगे। तो ये वीडियो आपको वर्क एनर्जी पावर का, ये भी आपको वन शॉट मिलने वाला है। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है यहाँ पर, तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर रोज सुबह 10 बजे एक आपको वीडियो मिलता है। तो ये #10 का डोज पूजा मैम के साथ आपको डेली लेना है, जब तक कि आपका कोई एग्जाम ना निकल जाए। और हर एक वीडियो जो कि अब अपलोड हो रहे हैं, इसके आपको हैंड रिटन नोट साथ साथ मिलते चलेंगे। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि वर्क डन है या वर्क की बात है, तो कार्य है क्या? तो कार्य को होने के लिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको होने के लिए, देखिए कार्य तो आप जैसे पढ़ रहे हैं वो भी एक कार्य है, बैठे बैठे कुछ हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं खड़े होकर, या आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं तो दिमाग भी एक कार्य कर रहा है। फिर बैठे बैठे कुछ सिलाई कर रहे हैं तो वो भी क्या है, कार्य है। तो कार्य, वर्क तो हर चीज है, जो भी चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। पर फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क होने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। मैंने क्या बोला? वर्क हम कुछ भी करें, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे देख कर पकड़ कर इसको मैं इधर से धक्का दे रही हूँ, ठीक है, मैं प्रेस कर रही हूँ, पर ये मैंने इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ और इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ। तो इसका मतलब मेरा फोर्स कैसे लग रहा है? बैलेंस लग रहा है, जिसकी वजह से मेरा मार्कर जो है वो हिल नहीं रहा है। तो मैं तो इस पोजीशन पे भी कार्य कर रही हूँ। पर क्या ये फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य करना होगा? ठीक है। ऐसे ही इसी स्थिति में अगर ये मेरे पास पीछे व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं धक्का देती चली जा रही हूँ, तो क्या ये व्हाइट बोर्ड पीछे खिसक जा रहा है? नहीं खिसक रहा है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कार्य करना और एक लेमैन लैंग्वेज में वर्क जो कि कार्य करना है, ये अलग अलग होता है। तो हमें पढ़ना है फिजिक्स की लैंग्वेज में कि किस तरीके से फिजिक्स में वर्क या कार्य को बताया जाता है, कि कार्य किस तरीके से हुआ, वर्क डन कैसे हुआ। इसको हमें समझने के लिए दो कंडीशंस को समझना जरूरी होगा। मैंने क्या बोला? वर्क डन जो फिजिक्स की लैंग्वेज में है वो डिफरेंट है, और लेमैन लैंग्वेज में कुछ सोचना भी कार्य है, कुछ खड़े होकर किसी से बात करना भी वो कार्य है। तो मतलब हर चीज एक कार्य है, पर फिजिक्स की लैंग्वेज में अलग है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि वो ऐसी आखिर दो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि ये बताती है कि कोई कार्य हुआ या कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ऐसी कौन सी दो कंडीशंस हैं जो कि ये बताती हैं कि कार्य हुआ कि कार्य नहीं हुआ। तो दो कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन है कि बल लगना या फोर्स। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उस पर अगर फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तो वो ये दर्शाता है कि उस पर वर्क हुआ होगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली कंडीशन कि वर्क डन के लिए पहली कंडीशन हो गई फोर्स, और दूसरी कंडीशन होती है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरी कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। अब आइए इस बात को यहां पर समझते हैं कि मैं क्या बोल रही हूं। विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि कार्य को होने के लिए दो कंडीशंस की होनी, दो कारक के होने की आवश्यकता है। पहली हो गई फोर्स और दूसरी हो गई डिस्प्लेसमेंट। इससे ये समझ में आया कि मेरे पास अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स है। अब इसको क्या करना है? इसको मुझे दिखाना है, दर्शाना है फिजिक्स की लैंग्वेज में कि इस पे कार्य हुआ। तो इसका मतलब क्या किया मैंने? इस जगह से, इस दिशा से क्या किया? इस पर एक बल लगाया। अब जब मैंने यहां से कुछ फोर्स लगाई, मान लो यहां से मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ खिसकेगा। यहां से अगर मैं धक्का दे रही हूँ इस ऑब्जेक्ट को, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ, 10 न्यूटन का बल लगा रही हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? आगे की तरफ खिसकेगा। अब ये आगे की तरफ खिसक कर ये ऑब्जेक्ट मान लो इस पोजीशन पर आ गया। ठीक है,
ये इस पोजीशन पर आ गया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन P1 थी, ये इसकी पोजीशन हो गई P2, ठीक है, इसने स्थान चेंज कर दिया। अब ये देखो इसके बीच का क्या है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपका S हो गया, मतलब ये आपका विस्थापित हो गया, ठीक है। तो ये मतलब कि मान लो ये 5 मीटर की दूरी से क्या हो गया, विस्थापित हो गया। ये इसकी पोजीशन 1 थी और ये वाली इसकी पोजीशन 2 थी, तो इसने क्या किया, विस्थापन दिखाकर ये इसकी पोजीशन 2 हो गई, जो कि अब ये इस पोजीशन पर जाकर रुक गया, ठीक है। तो बल लगाने की वजह से क्या हुआ, जब बल लगा और ये बल लगने से क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट विस्थापित हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और उसने अपनी पोजीशन को, जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जो कि शुरुआती पोजीशन थी, शुरुआती स्थिति थी, उसने उसको परिवर्तित कर अपनी एक फाइनल पोजीशन बना दी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, यहां पर बोला जाएगा क्या, ये वर्क हुआ, ठीक है। क्या मैंने बोला कि वर्क को होने के लिए दो कंडीशंस की होने आवश्यकता होती है। पहली होती है फोर्स की, मतलब वर्क जब भी होगा तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट विस्थापित होगा, डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से, और डिस्प्लेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आया कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हो जाता है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, F इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसको S से बोलते हैं। और ये तो आपका एक नॉर्मल क्या हो जाती है, फॉर्मूला हो जाता है। फोर्स मतलब एक गुणनफल है किसका, वर्क डन, कार्य आपका गुणनफल है किसका, आपका फोर्स का, बल का, और आपका साथ विस्थापन का, ठीक है। अब देखो, अब इसकी यूनिट पूछी जाती है, SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SI यूनिट को जानने के लिए हम देखेंगे, मात्रक हम इसका देख रहे हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, इसकी S की क्या हो जाती है, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गई किसकी, वर्क की यूनिट। या फिर आप इसको एक और यूनिट से समझ सकते हैं, इसकी हो जाएगी आपकी जूल, ठीक। तो न्यूटन मीटर या जूल, ये आपकी यूनिट किसकी हो जाती है, वर्क की। ये आपकी SI यूनिट हो गई। अब इसी की जगह पे CGS यूनिट क्या हो जाएगी, CGS यूनिट हो जाएगी आपकी वर्क की, कार्य की CGS यूनिट हो जाएगी अर्ग, ERG। इसको याद रखेंगे, अर्ग आपसे कई बार एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा कि कार्य को होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता क्या है, उस एक ऑब्जेक्ट पर किसी तरह का फोर्स लग रहा हो, बल लग रहा हो, दूसरा वो ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से विस्थापित हो, ठीक है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब जो होता है ये आपका 3 तरीके का होता है। पहला हो जाएगा आपका धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, और लास्ट हो गया आपका जीरो वर्क डन। अब इन सब चीजों से क्या मतलब है, आइए इन सब मतलबों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, कब मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वापस से हम एक बॉक्स बनाते हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स है। अब इसको क्या करना है, इसमें मुझे दिखाना है कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। ये बॉक्स मैंने बनाया, तो अब इस बॉक्स को क्या करेंगे, वर्क हो रहा है तो इसका मतलब इस पर किसी ना किसी तरह का फोर्स लग रहा होगा। तो इस पर मान लो यहाँ से यहाँ फोर्स लगा, तो मान लो 10 न्यूटन का यहाँ फोर्स लगा, और इस 10 न्यूटन के फोर्स लगने की वजह से ये बॉक्स मेरा आकर यहाँ पर स्टिल हो गया, मतलब यहाँ पर आ गया। अब ये जब बॉक्स इधर आ गया तो इसका मतलब कि अब क्या हुआ, ये विस्थापित हुआ। देखो ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ सब ध्यान से देखेंगे मैं क्या बोल रही हूँ कि जो डिस्प्लेस हुआ, जो विस्थापित हुआ, उसकी दिशा क्या थी, इधर, मतलब ये विस्थापन की दिशा क्या हो गई, विस्थापन की दिशा हो गई ये, और बल की भी दिशा क्या हो गई ये। जब बल क्या है, मतलब जब बल लग रहा है, जिस दिशा में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इसमें पहिए लगा दिए, ठीक है। अब पहिए लगाने से क्या रहा कि ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा था, इस तरीके से मूव कर रहा था, और मैंने यहाँ से क्या करा, फोर्स लगाया, एक बल लगाया। तो बल लगाने से क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से और आगे बढ़ा, और क्या हुआ, विस्थापित हुआ। तो इससे ये समझ में आया कि जब बल की दिशा और ऑब्जेक्ट के मूव करने की दिशा एक होती है, क्या बोला, जब ऑब्जेक्ट के मूव करने की दिशा, ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा था और बल लगने की दिशा एक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये वर्क हो जाता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्क की वजह से हमेशा स्पीड, जो स्पीड होती है, जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेग होती है, ठीक है, ये क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट की, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगी,
ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्सिलरेशन होगा। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है, मतलब त्वरित हो रहा है, ठीक है, एक्सिलरेट हो रहा है और स्पीड इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप देख लेते हैं कैसे नेगेटिव वर्क डन कैसे होता है, आपका ऋणात्मक वर्क डन कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। तो वही सेम चीज कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, इसने क्या किया, अपनी विस्थापित करके अपनी जगह यहाँ बना ली। क्यों बना ली, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एफ फोर्स बल लग रहा था। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे बॉल बेयरिंग्स इस तरह से यहाँ पे ये लगे हुए थे पहिए, जो कि इसको मदद कर रहे थे आगे मूव करने में। और ये क्या है, ये डिस्टेंस है जो कि विस्थापित हुई है। पर यहाँ पे नेगेटिव वर्क की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है, हमेशा ऑपोजिट दिशा में लगता है, जो कि फोर्स की होती है। फोर्स की दिशा ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा ये होगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसकी वजह से क्या होगा, देखो फोर्स लग रहा है इधर, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस दिशा में। पर फ्रिक्शनल पर घर्षण बल लग रहा है, तो घर्षण बल की वजह से क्या हो जाएगा, आपका घर्षण बल। तो घर्षण बल की वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ से, मतलब वो रोकेगा। तो घर्षण बल इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिटार्डेशन वाली स्थिति होगी। तो इस कंडीशन में क्या क्या चीजें हो जाएंगी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, ऑब्जेक्ट की चाल क्या हो जाएगी, स्लो होगी। और ये किस केस में होता है, मतलब यहां पर होता है रिटार्डेशन। आइए फिर से देख लेते हैं, मैंने क्या बोला, जब पॉजिटिव वर्क होगा, जब आपका धनात्मक कार्य होगा, तो फोर्स आपका इधर दिशा में लग रहा है, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी इधर दिशा में मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्पीड जो होती है, ऑब्जेक्ट की जो चाल होती है वो बढ़ती है, वेग जो है वो बढ़ता है, साथ ही साथ एक्सिलरेट करता है ऑब्जेक्ट, त्वरित होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्पीड इंक्रीज हुई, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक्सिलरेशन दिखाया। अब दूसरा केस जहां पर नेगेटिव वर्क डन की बात होगी, तो नेगेटिव वर्क डन आपका ऋणात्मक वर्क डन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है इधर दिशा में, फोर्स भी लग रहा है इधर दिशा में, पर वहां पर लगता है क्या, घर्षण बल, घर्षण आपको यहाँ पर भी लग रहा है। पर नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क को बताने का तरीका है कि पॉजिटिव वर्क है तो मतलब सीधा चलता जा रहा है, नेगेटिव वर्क को शो करना है तो रिटार्डेशन वाली स्थिति होगी। रिटार्डेशन वाली स्थिति कैसे होगी, जब आप दिखाएंगे कि घर्षण बल है, तो इसका मतलब कि नेगेटिव वर्क में जब आपका ऋणात्मक वर्क डन हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल हमेशा क्या था, ये सबको पता है और ये हमने पढ़ा भी है पहले कि देखो फोर्स अगर इस दिशा में लग रही है, यहाँ पर इस दिशा में फोर्स है, तो घर्षण बल हमेशा उसके ऑपोजिट दिशा में लगता है, जो कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर, फोर्स उधर, तो इस वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो धीरे धीरे स्पीड को कम कर लेगा, और स्पीड कम करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन होगा, और फिर क्या करेगा ऑब्जेक्ट, एक समय के बाद क्या हो जाएगा, रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं क्या, जीरो वर्क डन की, कि जीरो वर्क डन किस तरीके से, आप जान लेते हैं क्या जीरो वर्क डन वाला केस। तो वही बात है, ये ऑब्जेक्ट है और इसमें क्या है, बल जो है 10 न्यूटन लग रहा है। अब ये देखो कि क्या इसमें सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा या और भी कोई बल लग रहा होगा, तो इसमें एक और बल लग रहा होगा, जो कि कौन सा है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल। जब हमको बात करनी है जीरो वर्क डन की, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण बल। अब ये गुरुत्व आकर्षण बल है जो कि कहाँ लगेगा, वो आपका ऑब्जेक्ट में हमेशा इस तरीके से नीचे की तरफ लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, आपका mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्स आपका लग रहा है इस तरफ लग रहा है, इस दिशा में, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ग्रेविटेशनल बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसकी वजह से अगर मैं सिंपल आपको बोलूं कि यहाँ पर अगर वैल्यू रख के बोलूं, तो आपको इतना डीप जाना नहीं है वैसे, तो कैसे समझ सकते हैं इसको आप, जैसे आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस और कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये इधर है, मतलब फोर्स इधर है, और mg की वैल्यू नीचे है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई। तो यहाँ पर f इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, f इंटू एस इंटू कॉस 90 होता है आपका 0 डिग्री, जीरो। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा, इस हिसाब से वर्क हो जाएगा आपका 0
ठीक है, 0 आपका जूल। ठीक, तो इसका मतलब कि इस कंडीशन में जब आपका वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला बल लगा रहे हैं, mg लगा रहे हैं, जहां पर एक मास है और अब एक ग्रेविटी है और नीचे की तरफ लग रही है, फोर्स इधर की तरफ है, तो एंगल कौन सा बन गया, थीटा बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू रखने से थीटा जो है आपको cos 90, cos थीटा cos 90, cos 90 की वैल्यू जब 0 होती है तो उस हिसाब से वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, 0 आएगा, 0 जूल आएगा। ठीक है, इसी केस में अगर इसको मैं समझाऊं, इसको यहाँ पर समझाती हूँ, धनात्मक को भी अगर इस तरीके से cos थीटा की वैल्यू रख के समझते हैं तो ये भी आप समझ सकते हैं। देखो क्या था इसमें, ये बात आपको 0 वर्क की समझ में आई ना। अच्छा, इसमें इस कंडीशन समझ लो कि ये 0 वर्क आपका कब कब होता है। तो 0 वर्क डन आपका दो कंडीशंस में होता है। एक तो आपका पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब विश्राम की अवस्था में आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, विश्राम की अवस्था में रहता है ऑब्जेक्ट। दूसरी कंडीशन, जब आपका एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं जब ऑब्जेक्ट क्या है आपका में कौन सा शो करता है आपका वर्क डन 0। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में और यूनिफॉर्म मोशन में। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब मैंने जो बताया cos थीटा की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में पुट करूं तो किस तरह से होगा। पॉजिटिव में कैसा था, ऑब्जेक्ट की स्पीड इधर थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा था और आपका क्या था, फोर्स भी इधर ही तरफ था। ठीक है, पॉजिटिव में क्या था, दोनों चीज एक ही दिशा में थी, स्पीड बढ़ रही थी, एक्सेलरेट हो रही थी। तो इसका मतलब कि दोनों चीज जब इस वाले केस में इसको देखेंगे, यहाँ पर इसको समझेंगे, इस वाले केस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहे हैं, फोर्स भी इधर लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर cos की वैल्यू, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा 0 है और cos थीटा 0 की वैल्यू मतलब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। ठीक है ना, मैथ्स वाले समझ रहे होंगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब अब इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा वर्क, जो भी हमने एक वैल्यूज ली होंगी तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी जगह पर नेगेटिव वाला केस क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाले केस में देखो यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है और आपका क्या, रिटार्डेशन मतलब एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ है। ठीक है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और यहाँ घर्षण बल क्या था, इधर की तरफ लग रहा था। अब घर्षण बल इधर लग रहा था, फोर्स इधर था, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। इसका मतलब कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। अब यहाँ पर -1 जब पुट करोगे तो W क्या हो जाएगा, W इस केस में आ जाएगा, यहाँ थीटा की cos 90 था, यहाँ पर cos 180 है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ इस हिसाब से W की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो मैंने बताया। पहला केस बताया कि जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस तरह से होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर रहा है, फोर्स भी इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा 0 है, थीटा 0 है, इसका मतलब कि थीटा 0 के cos थीटा 0 क्या होता है, cos थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमेशा पॉजिटिव आएगी वर्क डन। फिर बात करिए ना नेगेटिव वाली, जब आपका ऑब्जेक्ट इधर साइड मूव कर रहा है और उसमें फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल लग रहा है जो कि अपोजिट दिशा में लग रहा है, तो उसके बीच में बनने वाला एंगल क्या हो गया, इधर और इधर मिलाएंगे तो 180 डिग्रीज हो गया। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इस हिसाब से वर्क डन क्या निकल के आया, आपका नेगेटिव आया। ठीक है, इस बात को समझा आपने। अब देखते हैं क्या आपकी वैल्यू मतलब आपका 0 वाला केस कब होता है, जब आपका वर्क डन 0 है। जब देखो कैसे वर्क डन 0 था कि फोर्स तो इस तरफ लग रहा था, पर क्या है, एक और फोर्स है जो कि आपका नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व आकर्षण बल, गुरुत्वीय बल है, वो आपका mg नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना, 90 डिग्री बना। cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हिसाब से वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 जूल आ जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट है आपका टॉपिक एनर्जी। तो एनर्जी में आपको दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़नी है जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी, आपका क्षितिज ऊर्जा, और एक आपका क्षितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और क्षितिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, रेट ऑफ डूइंग या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता,
कितनी एनर्जी है मेरे, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, क्या मैंने स्टोर किया मेरी बॉडी में। अब उस स्टोर्ड फूड से या उस खाए हुए खाने से, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं आपको, उस खाए हुए खाने से मैं कितना काम कर पा रही हूँ, कितना मैं दौड़ पा रही हूँ, कितना और कार्य कर पा रही हूँ, तो वो क्या है, मेरे अंदर की ऊर्जा है। ठीक है, तो इसी तरह से रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितना मैं, कितनी कैपेसिटी है मेरे अंदर, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ कोई भी तरह का काम करना, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका एक तरह से एनर्जी के में काउंट होता है, जो होती है आपकी ऊर्जा, जिसकी यूनिट क्या हो जाती है वापस से जूल। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, अब देखो दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्षितिज और आपका गतिज ऊर्जा। गतिज काइनेटिक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है। कोई भी मोशन में ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट और फिर रुके हुए ऑब्जेक्ट से मूव करने लगा, तो वो है, उसमें हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबको पता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि हो गया आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर उसने अपनी पोजीशन अटेन कर ली है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन फिक्स कर लिया है, मेंटेन कर लिया है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। या फिर उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, विन्यास आ गया है, तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, अब इन बातों को समझते हैं थोड़ा सा। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रब कर दूं। देखो, जैसे कि आपने एक आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है रबर बैंड का। अगर रबर बैंड को, ठीक है, अगर रबर बैंड को, एक रबर बैंड क्या है, स्थिर पोजीशन पर है, मतलब नॉर्मल रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक, अब क्या किया, एक एक बंदे ने, किसी ने इसको यहां से इस तरीके से यहां से होल्ड किया। ठीक है, होल्ड किया। अब दूसरे ने क्या किया, इसको यहां से इस तरीके से होल्ड किया। अब होल्ड करने से क्या होगा, इसको स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करने से क्या हो गया, मान लो ये इस तरीके से स्ट्रेच हो गया। ठीक है, समझेंगे बात मैंने क्या बोला। रेस्ट कंडीशन में क्या था, इस तरीके से था। अब इन दोनों ने क्या किया, इसने इधर पुल किया, इसने इधर पुल किया, इस दोनों को पुल करने की वजह से क्या हो गया, ये रबर बैंड ने क्या किया, स्ट्रेच कर लिया। अब जैसे ही ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच कंडीशन में होगा, इसमें एक एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। इस एनर्जी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, क्षितिज ऊर्जा। ठीक है, कब आई, जब उसने एक अपनी पोजीशन मेंटेन करी। अभी क्या था, ये नॉर्मल स्थिति में था रबर बैंड। अब जैसे ही उसको स्ट्रेच किया गया, खींचा गया दोनों दिशा से, तो क्या हुआ, अब उसने क्या करी, अपनी एक पोजीशन मेंटेन करी। इस पोजीशन को मेंटेन करने की वजह से यहां पर क्या हो गया, इसने अपनी एक पोजीशन मेंटेन करी, स्थिति मेंटेन करी। इस स्थिति को मेंटेन करने की वजह से क्या हो गया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे वापस, जैसे ही छोड़ेंगे, छोड़ दिया, तो वापस ये अपनी पोजीशन को ले लेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब इसमें जैसे इसको छोड़ेंगे, वापस इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये अपनी एक ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो थी वापस से काइनेटिक एनर्जी में इसके आने वाली, मतलब समझ लो ना, खींचा और खींचने के बाद जब इसको छोड़ा, तो जितनी देर वो छोड़ने वाली एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। खींचने के बाद एक पोजीशन मेंटेन करी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे इसको छोड़ दिया, तो अब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन होता है। एक और आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है बो का, जो आपका धनुष बाण होता है। तो धनुष बाण को किस तरीके से समझाया उन्होंने, जस्ट अ सेकेंड। इस तरीके से धनुष है, और धनुष की क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रिंग है इस तरीके से। अब क्या किया, उसको स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका धनुष, यहाँ पर इस तरीके से धनुष यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखो क्या इसमें समझाया है कि जब धनुष एक नॉर्मल स्थिति में है, तो कुछ भी एनर्जी ऐसी नहीं है, पर जैसे ही उसको क्या किया, स्ट्रेच आउट कर दिया, उसको इस तरीके से यहाँ तक खींचा गया,
तो जैसे ही उसको खींचा गया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आपकी क्षितिज ऊर्जा आ गई। अब जैसे ही इसने यहाँ तक मतलब उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक उसने पोजीशन ले ली, तो वो कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब जैसे ही उसको छोड़ रहे हैं, तो जैसे ही इसको छोड़ रहे हैं तो पहली बात तो ये वो क्या करेगा, ये जिसकी जो तीर है इसका, ये क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ये भी अपनी फिर पोजीशन क्या है, वापस से इस स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है। पोटेंशियल एनर्जी आई, फिर इसको छोड़ा गया, काइनेटिक एनर्जी इसमें आ गई एरो में, और एरो आगे की तरफ चला गया। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल। तो अब एक रिलेशन देख लेते हैं। एक रिलेशन है आपका काइनेटिक एनर्जी, आपका गतिज ऊर्जा और आपका संवेग में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका हाफ mv²। ठीक है, ये सबको फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, आपका क्षितिज ऊर्जा का। इसके साथ साथ आपका संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग या मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला जिसको P से डिनोट करते हैं, P बराबर हो जाएगा मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इन दोनों के रिलेशन से एक फॉर्मूला बनता है जो कि डायरेक्टली एग्जाम से पूछते हैं, या तो फॉर्मूला पूछते हैं क्या रिलेशन है, या फिर इससे बेस न्यूमेरिकल पूछते हैं, जो कि आपका लास्ट टाइम आया है, जो कि अभी हम करेंगे। ठीक है, अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो उसमें ये आपको क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक, तो क्या है, देखो इससे क्या हो जाएगा, इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, p क्या बराबर है मास इनटू में वेलोसिटी, तो इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी बराबर हो जाएगा p अपॉन में, मतलब मोमेंटम अपॉन में मास। ठीक, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है, मतलब इसको मैं उठाकर क्या करूं, इसको मैं उठाकर यहाँ पर पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ m, और v का स्क्वायर मतलब p अपॉन में m का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, हाफ m p स्क्वायर अपॉन में m का स्क्वायर। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, m से m गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 2m। अब डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कैसे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 2m। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके इसी बार आपका क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला और ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सीधा क्वेश्चन पूछा था, तो ये रिलेशन जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपके बुक का लास्ट टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको बोलते हैं मतलब कार्य करने की दर। तो कार्य करने, अभी हमने देखा था कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि किस क्षमता से कोई भी कार्य को किया जा रहा है, वो है आपकी एनर्जी, क्षमता की बात हो। अब बात कर लेते हैं किस दर से काम हो रहा है, तो जिस दर से काम हो रहा है उसको बोलते हैं शक्ति, या फिर होती है पावर। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पावर बराबर हो जाता है आपका वर्क अपॉन में टाइम। ठीक, पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला है वर्क, ये हो गया W से हो गया वर्क, कार्य अपॉन में आपका समय। ठीक है, टाइम। अब 1 किलोवाट आवर, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसका यूज अभी सारे न्यूमेरिकल्स में आएगा, जब आएगा वैसे भी चीजों को आप समझेंगे। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कितना कार्य हुआ और कितने समय में हुआ, इसको बोलते हैं क्या, पावर या शक्ति। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट नहीं छूटा है, और अब हम करते हैं इसके सारे एग्जाम्पल्स। तो अभी सेशन को खत्म मत करिएगा, पूरा देखिएगा, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी पूरी पीडीएफ जो मेरे पास बनी हुई है हैंड के नोट्स एक तरह से, उसको मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी रात तक, या कल रात तक, एक दिन रुक जाना, सेंड कर दूंगी, तो उससे पढ़ लेना, तो आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें मैंने PYQ लगा दिया है, जो कि आपका TRE 3 में रिसेंटली आपका PYQ जो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम PYQ सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से इसके क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इफ़ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%, द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय।
तो यदि रैखिक संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी % बढ़ जाएगी, ये पूछा गया है। तो क्या है इसमें एक फॉर्मूला लगता था। क्या फॉर्मूला था? हमने एक रिलेशन देखा था काइनेटिक एनर्जी और आपका मोमेंटम के बीच में, जो कि p²/2m था, है ना। हमने पूरा देखा था काइनेटिक एनर्जी और कैसे उसको फॉर्मूले को लगाकर यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%। मतलब क्या है कि 50% बढ़ रहा है, मतलब 50/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो ये हो गया आपका 1/2, मतलब 2 से 1 बढ़ रहा है तो 2 से वैल्यू कितनी हो गई, 3 की। लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। तो p का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और ये हो जाएगा आपका 3 3 9। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 से वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इसमें कितना बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, ठीक है, 5 बढ़ा। और कितने पे बढ़ा के लिए आपको ये देखना है, कितने, 4 पे बढ़ा। तो मतलब बेस वैल्यू क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो इस हिसाब से 5/4 इंटू में 100 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 10। तो 25 इंटू 5 क्या हो जाता है, 125 और 125%, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 125%। इस तरह से ये मैथ्स का है, आप समझ जाएंगे किस तरह से मैंने किया, इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो अब देखिए ये PYQ है आपका, ये पिछली बार आया है TRE 3 में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पलर्स आ जाते हैं यहाँ से। क्या है, सबसे पहले अ पोर्टर lift a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground। मतलब एक पोर्टर है, उसने क्या किया, इस तरह से अपने ये जो सर है इस पे लगेज को लिफ्ट कर दिया, जो कि 15 kg का था उसके ऊपर, ठीक है। और उसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी, 1.5 मीटर अवे जो था। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो सिंपल क्या चीजें समझनी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो जो चीजें दी है वो चीजें लिख दो। तो मास कितना देके रखा है, m की वैल्यू देके रखी है 15 kg। मतलब एक कुली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो मास देके रखा है 15 kg देके रखा है और डिस्टेंस देके रखा है, मतलब s देके रखा है, s की वैल्यू 1.5 मीटर्स, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू में S, ये फॉर्मूला है। और फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू M इंटू जी। तो डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा पुट करके, W इज इक्वल्स टू mg इंटू में S, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा, क्या होगा, M क्या है आपका 15 kg दे के रखा है, G का मान क्या ले लेंगे, G का मान 10 ले लेंगे और इंटू S का मान क्या है 1.5 मीटर्स। तो इसके हिसाब से इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 225 न्यूटन मीटर, या इसको ऐसे लिखोगे तो फिर लगेगा कि अपॉन है और जूल, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इजी सा सॉल्यूशन था, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, पर एक बार कर लोगे तो दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन 140 न्यूटन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लो। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू देके रखी है कितनी, 140 न्यूटन, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन अ प्लोइंग द लेंथ ऑफ फील्ड। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य लगेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर कितना है, 15 मीटर लॉन्ग जो है वो, तो मतलब एस की वैल्यू क्या दे के रखी है, एस की वैल्यू है 15 मीटर, ठीक है। और कितना कार्य, हाउ मच वर्क, कितना कार्य चाहिए, कितना कार्य हुआ है। तो कार्य क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल्स टू F इंटू में S। आसान था क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, F की वैल्यू क्या है 140 न्यूटन इंटू S की वैल्यू क्या है 15 है। इसको सॉल्व करेंगे, 14 बार 2100 आपका जूल यहाँ पर वर्क आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3 एग्जाम्पल आपका। क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का मास देके रखा है, मतलब 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो मास कितना देके रखा है, 15 kg,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी दे के रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्टली मैंने बोला ना क्वेश्चंस बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपका, गतिज ऊर्जा का हाफ mv², ये फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो हाफ m क्या है 15 kg अपॉन में v क्या है 4 इंटू में 4। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 120 जूल। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 3 वाला क्वेश्चन है, जो साइड के जो इमेजेस वाला क्वेश्चन है ये भी मैंने लगा दिए हैं इसमें, जिससे कि आप लोग का छूटे ना कुछ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो जो चीज लिखी है वो जो चीज दी है उसको लिख सकते हैं जल्दी से। 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, मतलब v की वैल्यू क्या देके रखी है, v की वैल्यू देके रखी है 5 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु। अब यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू जो है हमको ज्ञात करनी है। इसका मतलब m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी देके रखी है 25 जूल। ठीक है, यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए, मतलब अभी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इससे सबसे पहले यहाँ पर हम क्या ये निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से हम मास निकाल सकते हैं हाफ mv²। बाकी हम देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी 25 दे के रखी है, हाफ m की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, v क्या है आपका 5 इंटू 5। तो यहाँ पर इस 5 से 5 25 गया, तो v m की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 kg। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या दे के रखे हैं कि what will be its kinetic energy when its velocity is doubled। अब वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में क्या करते हैं, वेलोसिटी को क्या करते हैं, वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, मतलब 2v हो गई। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 थी पहले, इंटू में 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m कितना आ गया 2 इंटू v क्या हो गया अब 10 इंटू में 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 जूल। ठीक, इतना सबको क्लियर हो गया। चलो अब देख लेते हैं अब क्या है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अब फिर से क्या है, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 3 टाइम्स बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर क्या उसको समझेंगे, यहाँ पर इधर साइड में सब लोग क्या है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी देके रखी थी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इससे 5 से एक बार बढ़ाया तो 5 से 5 ऐड करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर एक बार 5 हुआ, फिर एक बार 5 किया तो 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर एक बार 5 किया तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि क्या उसने बोला कि 3 टाइम्स बढ़ाई है ना, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स, 3 बार बढ़ाई गई, 3 टाइम्स बढ़ाई गई। तो इसके हिसाब से 5 5 और 5, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई। अब इसके हिसाब से इस 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m कितना है 2 इंटू 20 इंटू में 20। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 से 2 गया 400 जूल। ठीक, तो ये 3 यहाँ पर इसके आंसर्स हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो क्या हो जाएगा, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर लेना है। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या क्या चीजें दे रखी है, जो चीजें दी हुई हैं उनको फटाफट से लिखोगे पहले। तो मास क्या देके रखा है, मास देके रखा है 10 kg, और हाइट कितनी देके रखी है, हाइट देके रखी है 6 मीटर्स, और जी का मान कितना देके रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्षितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती है आपकी mgh के, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। तो यहाँ पर इसको इसकी वैल्यूज को पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी m क्या है 10 kg इंटू जी क्या है 9.8 इंटू क्या हो जाएगा h 6 मीटर्स। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी कोई आंसर आएगा इसको आपको जूल में लिखना होगा। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10.6,
An object of mass 12 kgs is at a certain height above the ground. ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट वही जो मास फटाफट से लिख दो, कितना है 12 kgs, इज अबव एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, मतलब हाइट नहीं दे के रखी है, पूछा होगा इसका मतलब, जब दी नहीं है तो पूछा ही होगा। ठीक है, इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी गतिज ऊर्जा क्षितिज ऊर्जा देके रखी है 480 जूल। ठीक, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और जी की वैल्यू यहाँ पर क्या देके रखी है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh के। ठीक है, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है डायरेक्टली। तो यहाँ पर 480 बराबर हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू में h, तो 12 0 से 0 गया, 12 4 ज़ा 48, तो h की मान क्या आ गई यहाँ पर, h की मान आ गई आपकी 12 4 ज़ा 48 मीटर्स। चलिए तो कर लेते हैं 10.7 वाला क्वेश्चन की, दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, तो यहाँ पर वेट क्या देके रखा है सबका, तो वेट WA देके रखा है 400 न्यूटन। इसी तरह से यहाँ पर WB क्या हो जाएगा, ये भी क्या है 400 न्यूटन, क्योंकि प्रत्येक का भार क्या है 400 न्यूटन है। ठीक है, थ्रू अ हाइट ऑफ, अब ये क्या है, ये ऊपर ऊंचाई उठ रही है, तो इनका हाइट कितना हो गया 8 मीटर की इसमें ऊंचाई देके रखी है, मतलब इतना ऊंचाई चढ़ रही है। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड अदर गर्ल बी, तो हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी का बी रखते हैं। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकेंड का समय लेती है, तो मतलब टाइम ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा 50 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन करना है और पावर ऑफ ए निकालना है, इसी तरह से पावर ऑफ बी निकालना है। तो देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं, उस हिसाब से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले WA दे के रखा है, इसका मतलब वेट दे के रखा है। वेट का क्या होता है, इसको समझेंगे यहाँ पर पॉइंट को, बहुत आसान पॉइंट है पर अच्छा पॉइंट है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W=mg, इसका मतलब हमको mg की वैल्यू दे के रखी है, तो यहाँ पर वेट mg होता है, और जो कि दे के रखा है क्या 400 न्यूटन दे के रखा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पावर = हो जाता है वर्क अपॉन में टाइम, तो पावर वर्क, अब वर्क क्या होता है, वर्क की वैल्यू क्या होती है, वर्क होता है आपका F इंटू में S अपॉन में टाइम। ठीक है, अब F क्या होता है, F होता है आपका mg इंटू S अपॉन में टाइम। बात समझ में आई ना मैं क्या कर रही हूँ। देखो वर्क को क्या लिखते हैं, वर्क का क्या फॉर्मूला हो जाता है, इस बात को समझ लो, तो इससे क्या है कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका m इंटू जी। ठीक है ना, ये इसको कैसे लिखते हैं, फोर्स = मास इंटू एक्सलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सलरेशन से, तो m इंटू जी, यहाँ पे जी की वैल्यू जी लिख देंगे, m की a की जगह, एक्सलरेशन त्वरण की जगह। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे आप ये इस रिलेशन पे आ गए कि फोर्स क्या बराबर हो जाता है mg इंटू s अपॉन टी। इसको सब खोलते चले गए। ठीक, इसको मैं रब कर दे रही हूँ यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को। ठीक, आप इस बात को समझ गए। अब चलो अब देखो क्या है, अब mg की वैल्यू हमको पता है क्या है 400 न्यूटन, तो mg की जगह हमने क्या लिख दिया 400 न्यूटन लिख दिया। ये मैं एक ही बात कर रही हूँ अभी। इंटू एस क्या है आपका, एस है आपका 8 मीटर, अपॉन में टी क्या है 20 सेकेंड लग रहा है इनको, तो चलो सो काट दो, 2 4 ज़ा 8, तो 4 4 ज़ा 16, 160 आपका आ गया वॉट। ये हो गई आपकी पावर ऑफ ए। इसी तरह से पावर ऑफ बी क्या हो जाएगी, तो पावर ऑफ बी हो जाएगी, अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगी mg इंटू में s अपॉन में t, तो mg की वैल्यू क्या है वापस से 400 न्यूटन है, इंटू s क्या है 8 है, अपॉन में t क्या हो रहा है इनका 50 सेकेंड लग रहा है। ठीक है 50, तो इसको कैंसिल किया, 5 8 ज़ा 40, तो 8 8 ज़ा 64 वॉट। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो समझना जरूरी है, इस बात को आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप, अब यहाँ पर क्या देके रखा है, देखो 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपन जीना पर चढ़ता है, 45 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मास कितना देके रखा है 50 kg देके रखा है। ठीक है, और 45 स्टेप्स और टाइम कितना देके रखा है 9 सेकेंड, और 45 स्टेप है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर स्टेप्स बने हुए हैं, और टोटल स्टेप्स कितने हैं 45 स्टेप्स हैं, और हर स्टेप की ऊंचाई कितनी है, हर स्टेप की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल 45 स्टेप, तो टोटल आपकी क्या हो जाएगी हाइट 45 इंटू में
15 हो जाएगा, है ना। 15 सेंटीमीटर है तो अपॉन में 100 मीटर्स हो गया ये। फाइंड इट्स पावर, पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला हमको पता है। वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है F इंटू में S अपॉन में T, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका 500, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg इंटू में S अपॉन में T, ठीक है ना, mg होता है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। m की वैल्यू क्या दे रखी है 50, g की वैल्यू हमको पता है 10, इंटू s की वैल्यू क्या दे के रखी है, s की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, इसको हम 15 अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना दे के रखा है, टाइम दे के रखा है आपको 9 सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 375 वॉट। सॉल्व कर लेना अपने आप, ठीक है ना, सॉल्यूशन ही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास। यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास, तो मतलब कि आपको मास कितना दे के रखा है, मास दे के रखा है 20 kg। ठीक है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u की वैल्यू क्या दे के रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या दे के रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन हमको यहाँ पर निकालना है। चलो देख लेते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, वर्क डन बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mu²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² माइनस u² हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ mv माइनस u और v प्लस u। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, हाफ m की वैल्यू कितनी दे के रखी है 20 किलो, इंटू v माइनस यू क्या हो गया, v ये है, v माइनस यू हो गया 2 माइनस 5, और ये हो जाएगा 2 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया 10, बराबर हो गया 10 इंटू माइनस का 3 और ये 5 और ये 7, तो इसके हिसाब से सेंसर 21, तो ये हो जाएगा 210 जूल। माइनस में ये वर्क डन आ गया, तो वर्क आया हमारा माइनस में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अ सर्टेन हाउस होल्ड इज हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा 250 यूनिट व्यय होती है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो 250 यूनिट हुई है, तो 250 यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा 250 किलो वॉट आवर लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 किलो वॉट आवर क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू याद कर लो 3.6 इंटू 10⁻6 36 जूल ये होती है, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से 250 किलो वॉट आवर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 250 जूल। अब इसको सॉल्व करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन, ये एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1500 वॉट, तो पावर कितनी दे के रखी है, पावर दे के रखी है आपको 1500 वॉट। इसको किलो वॉट में बदलना है तो क्या कर देंगे, इसको 1500 अपॉन में 1000, ये किलो वॉट अप हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 से 0 गया तो 1.5 किलो वॉट इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। अब टाइम क्या दे के रखा है, टाइम दे के रखा है 10 आवर। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है पावर इंटू में टाइम, या एक फॉर्मूला किस तरीके से याद किया था हमने, इसको याद किया था, सॉरी, पावर बराबर हो जाएगा एनर्जी अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला याद किया था ना, इसी से ये फॉर्मूला हो गया ऊपर नीचे करके। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन में टाइम, हमको क्या है एनर्जी निकालना है, ऊर्जा निकालनी है, तो इसको वैल्यूज पुट कर दो। तो ये 1.5 इंटू टाइम क्या है 10 अपॉन में
ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हटा तो ये अपॉन में 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 गया, तो इसका मतलब जो पावर आ गई आपकी ये 15 एनर्जी आ गई आपकी 15 आपकी किलो वॉट जूल। ठीक है, ये एनर्जी आ गई इसकी, या फिर इसको यूनिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको 15 किलोवाट जूल ही लिखो, सॉरी किलोवाट आवर होगी ना, किलोवाट आवर एनर्जी, या फिर इसको यूनिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। ठीक है, 4 डिवाइसेस हैं, तो 4 युक्तियां जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में परिकलित कीजिए। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो क्या चीज दी है आपको, टाइम दे के रखा है, टाइम दिया है 10 आवर। ठीक है, फिर क्या है, पावर दिया है, पावर है 500 वॉट, इसको किलोवाट में तुरंत, कोई भी पावर वॉट में उसको तुरंत किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अपॉन 100 कर, सॉरी 1000 करके, अपॉन 1000 किलो वॉट। ठीक, अब 4 डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइसेस हैं हमारे पास, तो 4 डिवाइसेस होने की 4 युक्तियां हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 500 अपॉन में 1000 किलो वॉट। ठीक, इसको कैंसिल करो, 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 किलो वॉट आया। अब यहाँ पर क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, ऊर्जा निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी बराबर होगा पावर इनटू टाइम, या पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से याद रखना। तो ये हो जाए पावर आई 2 किलोवाट आवर इंटू क्या हुआ 10 आया, तो इसके हिसाब से एनर्जी कितनी आ गई 20 किलो वॉट आवर, या फिर इसको हम एक और लिख सकते हैं, और 20 यूनिट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर वाले, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्क एनर्जी पावर आपका खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो 2 चैप्टर हम एक साथ निपटाएंगे, जिसमें कि आपको मोशन वाले में ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं सब कराऊंगी आपको, बस आप चैनल से जुड़े रहें, और आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं प्लीज जरूर बताया करें, जिससे कि अगले लेक्चर को प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।